बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में है। ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें यह है कि टाइम के साथ साथ आपकी जो मोरे होते हैं कमर के, वो आपस में नए हड्डी की बनने की वजह से ना वो आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा वो सख्ती से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसमें यह है कि जो नॉर्मल आपकी जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कर्वेचर है, वो मुतासर होता है। तो आपका जो है ना, एक जो इंग्लिश में हम टर्म यूज़ करते हैं हंच फॉरवर्ड पोस्चर, मतलब उसको हमारी पंजाबी ज़बान में कहते हैं जी कुब निकल आया, तो वो इस तरह की कंडीशन वो हो जाती है। ठीक है, अगर तो ये पसलियों को ये बीमारी इन्वॉल्व हो जाए तो फिर जो है ना पसलियाँ वो भी इसी तरह इसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती है, और वो भी जो है ना वो फिर सांस लेने में इंसान को मुश्किल पेश आ सकती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो मैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो है ना जो नई बोन जो है ना, वो जब इन्फ्लेमेशन चूँकि होती है तो उसमें यह कि एक उसका बॉडी का रिस्पांस आता है कि उस इन्फ्लेमेशन की वजह से नई बोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो जो है ना वो नई बोन फॉर्मेशन होने की वजह से जो है ना वर्टिब्रे जो है ना मोरे जो आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से ना जो है उसकी जो नेचुरल कर्व है स्पाइन की, वो फ्लैटन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान का जो है ना वो कुब निकलता है। ठीक है, ये जो बीमारी है ज़्यादातर मर्दों को लाक होती है और आमतौर पे जवानी में ये शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो है इसमें अगर इन्फ्लेमेशन जो है, जो मतलब सारा प्रोसेस है, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, वो और पार्ट्स मतलब बॉडी के भी इन्वॉल्व कर देता है, ख़ास तौर पे आइज़ को। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका कोई इस तरह पक्का क्योर नहीं आया एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, लेकिन यह कि ट्रीटमेंट कुछ ऐसी आ गई है जिसमें आपकी जो सिम्टम्स हैं वो कम हो सकती हैं और आपकी जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन है वो बहुत स्लो हो सकती है। यानी कि अगर इस बीमारी की वजह से जब बंदे की जो हड्डियां वो जो जुड़ना शुरू हो जाती हैं, अगर आप इसमें इंटरफियर करें, मतलब उसको ट्रीटमेंट देना शुरू करना शुरू कर दें, तो उसकी जो ट्रीटमेंट का जो वजह से वो उसकी प्रोग्रेशन बीमारी मतलब स्लो हो सकती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती। ये बात आप ध्यान में रखें। अब इसकी मैं साइन एंड सिम्टम बता देता हूँ। इसमें यह होता है कि आपका इधर एक तो दर्द होता है, फिर स्टिफनेस होती है लोअर बैक में और हिप्स के जो रीजन है, ख़ास तौर पे जब बंदा सुबह सुबह उठता है, और या फिर अगर ज़्यादा देर इनएक्टिव रहे तो वो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से स्टिफनेस और जो है ना पेन ज़्यादा शुरू हो जाता है, और इंसान की गर्दन में भी पेन और फटीग हो सकती है, और जब जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो इसकी सिम्टम वर्स होना शुरू हो जाती हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि उसका जो है ना कुछ इरेगुलर इंटरवल के बाद ये थोड़ी इम्प्रूव भी होती हैं या स्टॉप भी हो सकती हैं। जो एरिया मैं बताने लगा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक तो जो आपकी जो स्पाइन के जो जोड़ हैं, जो ख़ास तौर पे जो आपकी पेल्विस की हड्डी से साथ जोड़ है स्पाइन का, वो ज़्यादा मुतासर होता है, जो आपको जो बटक्स का एरिया है। ठीक है, फिर यह है ना कि आपकी जो टेंडन और लिगामेंट्स जहाँ पे बोन से अटैच होते हैं स्पाइन में, और जो है कभी कभी हील की बैक में भी वो जो है मुतासर हो सकते हैं, और आपकी जो कार्टिलेज होता है ब्रेस्ट बोन और रिब्स के दरमियान, जो मतलब आपकी पसलियों और जो है जो और उसका जो उसके साथ जो कार्टिलेज होता है, तो वो मुतासर हो सकता है, और फिर आपकी हिप और जो शोल्डर जॉइंट भी मुतासर हो सकते हैं। अगर आपको जो लो बैक पेन होना शुरू हो जाए या बटक में पेन होना शुरू हो जाए, और जो आस्ता आस्ता बढ़ता है और जो है ना मॉर्निंग को वर्स हो जाता है या आपको नींद से जगा देता है, तो जो है ना फिर आप इसको ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जब आपका पेन एक्सरसाइज से इम्प्रूव हो या रेस्ट से मतलब जो है ना वो ज़्यादा और हो जाए। और अगर आपको आपकी जो है आईज रेड हो जाएं या उसमें दर्द शुरू हो जाए या लाइट सेंसिटिविटी हो जाए, और या फिर दो नजर आए या ब्लरिंग विजन हो सकती है, तो वो जो है ना आपको ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अब इसकी मैं कॉज बता देता हूँ। कॉज इसकी जो है, इसकी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है,
लेकिन यह कि कुछ जेनेटिक फैक्टर सामने आए हैं जिसमें एक जीन जिसको हम HLA-B27 कहते हैं वो जिन लोगों में होता है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यह कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनमें वो जीन नहीं होता। रिस्क फैक्टर में यह है कि जो मैंने जैसे पहले बताया कि ज़्यादातर ये मर्दों को बीमारी होती है, औरतों की भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर मर्दों को भी होती है। और आमतौर पे लेट एडोलेसेंस और जो ना अर्ली एडल्ट, मतलब ये ना ये बिल्कुल से एन जवानी के टाइम पे ये स्टार्ट हो सकती है। फिर यह है कि HLA-B27 का जीन का मैंने बता दिया, लेकिन यह कि उसमें यह भी है कि अगर जीन ना भी हो तो फिर भी हो सकती है। अब इसकी मैं ना कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन में जो जब ये बीमारी बहुत शदीद हो जाती है तो आपका जो है ना मैंने बताया जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वो जो है बॉडी का एक रिस्पांस होता है उस इन्फ्लेमेशन के खिलाफ, तो वो एक तरह की नई बोन बनना शुरू हो जाती है। तो वो जो है आस्ता आस्ता जो बोन है ना वो जो है वर्टिब्रे जो है ना मतलब जो मोरे होते हैं उन पे उनके जो है गैप्स में ब्रिजिंग वो करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो मोरे के सेक्शन है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो वो जब फ्यूजन हो जाता है तो वो स्टिफ हो जाते हैं और वो फ्लेक्सिबिलिटी उनमें नहीं रहती है, ठीक है। तो उस वजह से ना वो इंसान का कुब निकल आता है। तो ये जो है एक कॉम्प्लिकेशन है। और अगर ये फ्यूजन जो है बोन का वो और जो है रिब केज में मतलब पसलियों में इन्वॉल्व हो जाए तो आपकी जो लंग कैपेसिटी और फंक्शन जो है ना वो रिड्यूस हो सकते हैं और सांस में मुश्किल पेश आ सकती है। फिर जैसे मैंने बोला कि आई इन्फ्लेमेशन जिसको यूवियाटिस बोलते हैं वो हो सकती है। तो ये जो है आपको आई का दर्द मतलब आँख का दर्द हो सकता है, जिससे लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है और ब्लड विजन यानी कि अगर आपको लाइट पड़े आंखों में तो दूसरों से की निस्बत ज़्यादा आप उसकी तकलीफ महसूस करेंगे और जो है आपकी नज़र भी धुंधली हो सकती है। और अगर इस तरह की सिम्टम होना शुरू हो जाए जो यूवियाटिस की जो मैंने बताया वो आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। फिर यह है कि इसमें कंप्रेशन फ्रैक्चर आ जाते हैं कि जो कुछ लोगों की जो है ना हड्डियाँ जो है ना वो थिन मतलब पतली होना शुरू हो जाती हैं अगर ये ख़ास तौर पे अर्ली स्टेज में। और जब ये मोरे जो है कमज़ोर हो जाते हैं तो आपका जो है जो उसकी जो आगे झुका हुआ पोस्चर है जो मतलब कुब निकला हुआ है उसको जो है ना उसकी शिद्दत को इंक्रीज़ कर देते हैं और जो उसके वर्टिब्रे के जो फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। और इसकी वजह से आपका स्पाइनल कार्ड और जो है ना उसकी जो वहाँ से जो नर्व निकल होती है उसमें इंजरी आ सकती है। फिर यह कि एक और कॉम्प्लिकेशन जो सीरियस है कि वो हार्ट प्रॉब्लम हो जाती हैं कि ख़ास तौर पे जो बड़ी आर्टरी और जो आ रही होती है जो हार्ट से जो खून लेके जाती है उसको हम आर्टा बोलते हैं, उसकी वो हो जाए इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो जो है उसकी जो आर्टा की जो है ना आर्टिक वॉल जो होती है जहाँ से वो आटा बनती है उसकी शेप ही जो है ना वो डिस्टॉर्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसका फंक्शन जो है ना इम्पेयर हो सकता है। ठीक है, अब ये मैं बताता हूँ कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो एक तो ज़ाहिर है उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं, फिर उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें यह कि आपको हम ये कहते हैं कि आप डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड करके दिखाएं, ठीक है, ताकि हम उनकी जो मूवमेंट का रेंज चेक कर सकें। फिर यह कि उसमें आपकी हम स्पेसिफिक पोर्शन जो है स्पाइन के या पेल्विस के वो प्रेस करके उसमें जो है ना आपकी वो जो आपकी जो है फिर आपको कहते हैं कि टांग आप टांगे अपनी जो है ना पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करो, तो उसमें यानी कि वो हम एक तरह की पेन को रिप्रोड्यूस करके उसकी असेसमेंट करते हैं। फिर यह कि हम ये कहते हैं कि आप पेशेंट को कि अगर उसकी रिब्स का हम सस्पेक्ट कर रहे हो कि इन्वॉल्व है तो उसको जो ना कि वो गहरे गहरे सांस लें ताकि हम ये चेक कर सकें कि ये जो कंडीशन है उसकी जो पसलियों को तो नहीं इन्वॉल्व कर रही जिस वजह से सांस में मुश्किल पेश आ जाए। फिर इसके जो है जब हम कुछ टेस्ट कराते हैं एक्सरे वगैरह करवा सकते हैं जो आपकी जो जॉइंट्स और बोन में चेंजेस आज अगर देखने के लिए जब चेंजेस आती हैं तो एक्सरे में नज़र आ जाती हैं, लेकिन शुरू में एक्सरे में ये आमतौर पे नज़र नहीं आती। तो इस वजह से हमको अक्सर हम पेशेंट्स को MRI का एडवाइस करते हैं जिसमें वो रेडियो वेव्स जो है ना उसमें और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है ना ज़्यादा इमेज जो है ना वो डिटेल में आ जाता है।
तो वो जो है जो MRI का जो स्कैन होता है उसमें जो है ना आपकी बीमारी शुरू की स्टेजेस में भी डिटेक्ट हो जाती है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है ये थोड़ा बहुत उसका महंगा टेस्ट है, लेकिन मैंने बताया जो सबसे बेस्ट यही है MRI का टेस्ट, जिससे वो आपकी बीमारी शुरू में ही डिटेक्ट हो जाती है। इसके को लैब टेस्ट को ख़ास नहीं है, 12 जो इन्फ्लेमेटरी टेस्ट होते हैं जैसे वो कभी कभी हम करा लेते हैं, जैसे CRP ESR वगैरह, ठीक है। फिर ये कुछ लोगों को अगर जीन टेस्टिंग का वो है तो HLA-B27 का जीन टेस्ट करवा लेते हैं ब्लड में। लेकिन यह कि वो जो जीन वो मैंने बताया ना जैसे पहले कि वो अगर जीन ना भी हो तो इसमें बीमारी का लोग शिकार हो सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। इसकी जो हमारा जो ट्रीटमेंट का गोल है कि आपकी जो पेन हो रहा है और स्टिफनेस हो रही है, ठीक है, वो जो है उसको रिलीव करना, और ताकि जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन और जो स्पाइन की डिफॉर्मिटी ना हो। मतलब यह है कि जो मैंने बताया ना वो जो कुब सा निकल आता है तो वो ताकि ना हो, यानी शुरू में ही अगर इसकी ट्रीटमेंट अच्छी हो जाए तो इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो डिले हो सकती है। यानी कि मतलब इरिवर्सिबल, मतलब ऐसी स्टेज तक बीमारी नहीं जानी चाहिए कि उसका आपका जो जॉइंट्स का जो डैमेज हो वो इरिवर्सिबल हो जाए, यानी उसको ठीक कर ऐसी सिचुएशन ना हो कि उसको जो है ना इलाज से ठीक ही ना हो। तो शुरू की स्टेज में ना इस बीमारी का अगर इलाज कर लिया जाए तो काफ़ी अफाका हो सकता है। अब किसी जो ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स मैं बताने लगा हूँ उसमें यह है कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है ना वो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, जैसे नेप्रोक्सिन होगी, एंडोमेथासिन होगी जो एंडोसिन के नाम से आती है। कॉमनली ये यूज ड्रग होती हैं और ये से आपकी इन्फ्लेमेशन और पेन जो और स्टिफनेस होती है वो जो है कम हो सकती है। लेकिन इन जो मैंने दवाइयाँ बताई इनका एक साइड इफेक्ट है कि आपका जो आपकी GIT में, मतलब ये ना कि आपके जो निज़ाम है मैदे में, ये मैदे को अपसेट कर सकती है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। और फिर इस वजह से अगर ये इन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से या अगर ये कामयाब ना हो जो एनसेड्स हैं तो वो जो है हम बायोलॉजिकल मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें 2 किस्म की बायोलॉजिकल मेडिकेशन आती हैं, जिसमें एक TNF ब्लॉकर्स होते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ब्लॉकर होते हैं, और इंटरल्यूकिन 17 इनिबिटर होते हैं। ये TNF ब्लॉकर होते हैं कि वो सेल प्रोटीन को इनिबिट करते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन काज करता है। और इस तरह से जो है ना जो इंटरल्यूकिन 17 है वो भी इन्फ्लेमेशन में उसका रोल है, तो उसको जो है इनिबिट करने के लिए दवाइयाँ आती हैं। तो जो सारी सिम्टम होती हैं जैसे पेन है, स्टिफनेस है और टेंडर और जो स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट में, उसमें जो है ना ये इफेक्टिव मेडिसिन है। आमतौर पे इनके इंजेक्शन आते हैं, स्किन के इंजेक्शन आते हैं या फिर जो है इंट्रावीनस इंजेक्शन आते हैं। तो उसमें से मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जो FDA से जो TNF ब्लॉकर्स जो रिकमेंडेड FDA से अप्रूव्ड हैं। तो मुश्किल नाम है वैसे, पर उनके ट्रेड नेम मैं बताता हूँ। एक हुमीरा के नाम से आता है, एक सिमजिया के नाम से आता है, एनब्रेल के नाम से आता है जिसका ओरिजिनल नाम इटर्नल सेप्ट है, ठीक है। गोलीमुबैब है जिसका सिम्पोनी के नाम से आता है, इन्फ्लिक्सीमैब है, ठीक है, जो रेमिकेड के नाम से आती है। फिर जो अब इंटरल्यूकिन 17 इनिबिटर्स हैं वो सिकुनिमैब के नाम से आता है, जिसको जो सिकुनिमैब जो कोसेंटेक्स के नाम से आता है जो ट्रेड नेम है। फिर इनेक्सिजुमैब TALTS के नाम से आता है। इसमें एक जो बात ध्यान में रखी है कि जो TNF ब्लॉकर और इंटरल्यूकिन 17 इनिबिटर्स हैं, अगर आपकी पहले कोई TB अनट्रीट हुई है, बाद में है, तो वो आपको रीएक्टिवेट हो सकती है। मतलब इसमें यह ख्याल रखने की बात है कि अगर पास्ट में कोई आपको TB का इन्फेक्शन हुआ है और वो ट्रीट सही तरह नहीं हुआ तो ये वाली दवाइयाँ हैं, मतलब TNF ब्लॉकर और IL-17 इनिबिटर जो है ना वो उसको दोबारा से फैला सकती हैं, ठीक है। तो इसका भी एक हल है कि अगर जो आप TNF ब्लॉकर और IL-17 इनिबिटर्स होती हैं आपकी हेल्थ कंडीशन की वजह से अगर वो ना ले सकें तो एक और दवाई आती है जिसको हम कहते हैं जेनस काइनेज इनिबिटर, टोफासिटिनिब के नाम से जो है इसका जो जेनरिक नेम है। ज़ैलीजैंस इसका जो है वो ट्रेड नेम है, तो इस नाम से आती है। ये जो दवाई है ये जो इंसान को जो
जो आर्थराइटिस होता है सोरियासिस की वजह से, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एक और बीमारी होती है, उसमें यूज़ होती है। तो इसका जो है ना, इस पे और रिसर्च हो रही है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ट्रीट करने के लिए। फिर इसमें जो इस बीमारी में फिजिकल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम पेशेंट को भिजवा सकते हैं। उसमें कई जो है ना बेनिफिट होते हैं, जैसे पेन रिलीफ हो सकता है, आपकी जो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो सकती है। वो आपको जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज बताएंगे जो आपकी नीड्स के लिए, ताकि आपका जो वो स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहे। उसमें जो है ना कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं जो है ना, वो जो आपकी जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को और अच्छे पोस्चर को रखने के लिए वो मददगार साबित होती हैं। फिर इसमें यह कि आपको प्रॉपर जो स्लीपिंग की टेक्निक भी बताते हैं और वॉकिंग पोजीशन भी, और फिर यह कि आपके पेट की और बैक की एक्सरसाइज बताते हैं ताकि आपका जो पोस्चर जो है ना वो ठीक रहे। कुछ रेयर केस में सर्जरी की भी रिकमेंडेशन हो जाती है, लेकिन आमतौर पे जो है ना लोगों को सर्जरी नहीं चाहिए होती है। लेकिन अगर आपका सीवियर पेन और डैमेज हुआ है जॉइंट को, तो फिर जो है उसमें अगर लेट्स से कि हिप जॉइंट आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो उसकी हिप जॉइंट की रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। ये इस बीमारी जो है जो काफ़ी एक तरह की ये शदीद बीमारी है। एक तो जवानी में ज़ाहिर हो जाती है और दूसरा ये कि इसका अगर शुरू में इलाज ना किया जाए तो ये जो है ना काफ़ी सीवियर हो सकती है। ये बात आप ध्यान में रखें। अब इसमें मैं कुछ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज बताने लगा हूँ, ये आप इस पर ज़रूर अमल किया करें। इसमें यह कि आप एक तो ज़ाहिर डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये अगर चीज़ें आप घर पे करेंगे तो ये काफ़ी बीमारी जो है ये इसकी प्रोग्रेशन स्लो हो सकती है। एक तो यह कि आप एक्टिव रहें, जो है ना एक्सरसाइज आप करते रहें ताकि जो है आपके पोस्चर उसकी जो है ना सही रहे और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी की वो बेहतर रहे। फिर इसमें यह कि आप जो आपके जो जोड़ स्टिफ हो गए हैं, सख्त हो गए हैं और जो मसल टाइट हो जाते हैं इसमें जो स्टिफनेस की वजह से, तो हीटिंग पैड्स और हॉट बाथ और शावर भी ट्राई कर सकते हैं। तो वो कई आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। फिर इसमें आइस भी जो इन्फ्लेमेशन वाले एरिया पे आप आइस पैक्स भी रख सकते हैं जिससे आपकी स्वेलिंग रिड्यूस हो सकती है। फिर ये कि एक बहुत ख़ास एहतियात ये है कि आप अगर सिगरेट नोशी करते हैं तो वो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और जो ना ये मतलब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के वालों के पेशेंट के लिए ये और ख़तरनाक होती है सिगरेट नोशी। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें ब्रीदिंग को भी प्रॉब्लम हो सकती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। तो अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो ये समझने कि आपको बहुत ज़्यादा और शदीद अलामात हो सकती हैं। फिर यह कि आप अपने जो पोस्चर को सही तरह मेंटेन रखें और अपनी उसको प्रैक्टिस करें कि आप शीशे के सामने खड़े होकर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों। ठीक है, ताकि जो है आपकी जो ये डिजीज़ की प्रोग्रेशन रुक सके, मतलब कम हो सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप घर पे ये आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक भाई ने कमेंट किया था मेरी वीडियो पे, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियोस पे कमेंट करें अगर आप किसी बीमारी का शिकार हैं या चाहते हैं कि मैं उस बीमारी पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस पर एक तो रिप्लाई तो मैं तकरीबन सारे कमेंट्स का करता हूँ, और अगर पॉसिबल हो टाइम जब मुझे मिलता है तो वीडियो भी बना देता हूँ। जैसा मैंने ये वाली वीडियो उस भाई की जो है ना रिक्वेस्ट पे मैंने ये बना रहा हूँ, क्योंकि उस भाई को ये जो है ना एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। पर मेरी दुआ है भाई जो है ना कि आप सेहत आपकी ठीक रहे, और जिन भाई साहब के लिए मैंने वीडियो ये बना रहा हूँ उनके लिए ये स्पेशल दुआ है कि आप जो है जो मैंने इस चीज़ में एक तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी सेहत ठीक हो। दूसरा ये कि जो मैंने इस वीडियो में चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आपने पोस्चर कैसे रखना है, डॉक्टर से कब रब्ता करना है और कैसे के कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, तो आप उस पर एक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना इसकी जो सिवियरिटी जो है ना डिजीज़ प्रोग्रेशन को आप स्लो डाउन कर सकेंगे। बाकी ये कि दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर कमेंट में लिखा करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलें। उसमें ये होगा कि आप ही का फ़ायदा है कि जो भी मेरे आने वाली वीडियो हैं वो आपको जो है ना यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप जो है ना उसको जल्दी से देख सकेंगे। और
अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है, चाहे 5% हो चाहे 10% हो, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो से आपको, क्योंकि ये मेरा है वो बेत बीबी जो चैनल है ये ह्यूमैनिटी के लिए डेडिकेटेड है, इंसानियत की खिदमत का जज्बा है। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को, एक तो ज़ाहिर है अगर आप फ़ायदा पहुँचता है तो आप लाइक किया करें और फिर दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर किया करें और सोशल मीडिया पे शेयर किया करें, ताकि जो है ये आप इंसानियत की ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों की खिदमत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।